नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की आवाज़। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे प्रयागराज में इस वक्त संगठन के द्वारा संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है और 30 जुलाई को एक बड़ी पंचायत प्रयागराज में संगठन के द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी होंगे। लेकिन इसमें कई सारे मुद्दे, कई सारी समस्याएं जो हैं किसानों को लंबे समय से वो पेंडिंग भी पड़ी हुई है, प्लस कुछ नई चीज़ें भी जुड़ गई हैं। उसको लेकर के किसान काफ़ी पीड़ित हैं और इसी बात से इतनी बड़ी पंचायत प्रयागराज में लगाई जा रही है, तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे। खासकर इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों मजदूरों के लिए ये है कि 5000 जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी संगठन स्टैंड ले रहा है। तो ये हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ संगठन के प्रदेश प्रभारी जी हैं, युवा प्रदेश प्रभारी जी अनूप सिंह जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जनता भी जानना चाह रही है कि जो स्कूलें बंद हो रही हैं उसको लेकर के संगठन किस तरह की लड़ाई लड़ेगा, क्या वाकई में स्कूलें खुल पाएंगी पुनः दोबारा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आज हम बात करके समझना चाहेंगे। जनता भी देखना चाहती, जनता भी, जो दर्शक हैं वो भी समझना चाहते हैं कि संगठन किस स्तर की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जो प्रशासन द्वारा ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी सामने जो आ रही हैं, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विद्यालय की बात है, तो प्राइमरी विद्यालय जो है वो गांव से जुड़ा हुआ होता है। विद्यालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो सरकार ने चलाया, पूर्ववर्ती सरकारों ने, उसके तहत ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता, ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, जिसको इस देश को आगे चल के संभालना है, जिसके कंधों पे इस देश की जिम्मेदारी होगी, उस युवा पीढ़ी को बचपने से ही शिक्षा दी जाए, जिससे साक्षरता दर बढ़े हिंदुस्तान का, और लोग जो है समाज में चीज़ों का जो भेदभाव है उसको ख़त्म कर सके, हर आदमी को मौका मिले। क्योंकि बिना शिक्षा ऐसी चीज़ है कि उसके बिना सब कुछ बेकार है। आप किसी को कितनी भी बड़ी संपत्ति दीजिए, कितना भी कुछ दे दीजिए, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके उन चीज़ों से वो वंचित रह जाएगा, उसको खो देगा पाने के बाद भी। तो जो प्राइमरी पाठशाला है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो किसानों और मजदूरों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं के उसमें ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, ना किसी बहुत बड़े नेता का बच्चा पढ़ता है, और ना ही किसी बिजनेसमैन का बच्चा पढ़ता है, ना ही किसी व्यवसायी का बच्चा पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल जो मूल रूप से देखा जाए तो किसानों और मजदूर जो गांव में रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाए, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेज पाए, जिनके पास पैसे नहीं है कि इस गांव से 10 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में वो बस का भाड़ा करके दे करके बच्चों को भेज पाए, वो लोग बेसिकली प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बंद हो जाने से जो गांव के में रहने वाले लोगों के जो बच्चों का जो शिक्षा के प्रति जागरूकता थी, या जो शिक्षा उनको मिलती थी, जिससे वो चल करके आगे बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान भी लोगों ने किए। बहुत से किसानों के बच्चे हैं जो फौज में अफसर बने, बहुत से बच्चे हैं जो गांव से पढ़ लिख करके, जैसे आप APJ अब्दुल कलाम जी को देखिए, गांव की पृष्ठभूमि से थे, एकदम गरीब परिवार से थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइमरी में पढ़े, फिर अपने योग्यता के दम पे आगे चलते गए, और इस देश को उन्होंने क्या नहीं दिया, बहुत सी मिसाइलें दी, देश के प्रधान राष्ट्रपति तक बने वो। तो उस पहली सीढ़ी जो होती है किसानों मजदूरों के बच्चों, क्योंकि जो देश की बहुतायत है, जो सबसे ज़्यादा आबादी है, वो किसानों की है, मजदूरों की है, गरीब लोगों की है, पिछड़े लोगों की है, जो शोषित लोग हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं है, जो कई दशकों से, कई सदियों से जिनके परिवारों को दबाया गया है, उन लोगों के लिए प्राइमरी पाठशालाएं थी। तो सरकार क्या ये साबित करना चाहती है कि हम प्राइमरी पाठशालाओं को बंद करेंगे, ताकि एक बड़ा वर्ग, मतलब देश की 80% आबादी जो प्राइमरी शिक्षा थी, जो बेसिक शिक्षा होती है, उससे वो अछूता रह जाए। अगर प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? पहले तो यही था कि स्कूल गांव में ही स्कूल मिल जाते थे तो बच्चे चले जाते थे। हाँ, पहले की देखिए सरकारें थी, प्रोत्साहित करती थी, मिड डे मील हो गया, वजीफा हो गया,
ड्रेस हो गया, तमाम चीजें फ्री में बच्चों को दिया जाता था, ताकि बच्चे के माता पिता को लगे कि हाँ हम लोग के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। फीस भी बिल्कुल ना के बराबर होती थी। तो ये था कि चलो ठीक है, इसमें बच्चे अपना भेज दो, वहाँ खाने को भी मिल जाएगा, वहाँ किताब भी मिल जाएगी, वहाँ कपड़े भी मिल जाएंगे, वहाँ जूता भी मिल जाएगा और फीस भी नहीं लगनी है। तो ये इस उद्देश्य से भी लोग भेजते थे जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। लेकिन अब जब ये इन स्कूलों को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कंबाइन में कुछ दूर पे जैसे 10-20 गांव का मिला करके एक खोल देंगे, पहली चीज तो 10-20 गांव के बच्चे एक जगह पे आएंगे ही नहीं, ठीक है, इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। वैसे ही पाठशालाओं की आप देख रहे हैं हालत की भरे पड़े हुए हैं। और वैसे में शिक्षा के इस मंदिर को बंद करने का जो प्रावधान सरकार लाई वो किसने दिया? वो कौन सा ऐसा बुद्धिजीवी अधिकारी था या कौन सा ऐसा बुद्धिजीवी नेता था जिसने ये नियम कानून बनाए, जिसने इसकी ड्राफ्टिंग की? मतलब इतनी घटिया और बेहुदा टाइप की ड्राफ्टिंग हो नहीं सकती, और इससे घटिया सोच किसी की हो नहीं सकती कि प्राइमरी स्कूल जो शिक्षा का पहला जो पाठशाला कहते हैं, जो मंदिर था, उससे गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को दूर किया जा रहा है ताकि वो पढ़ ना पाए। उनका भविष्य क्या होगा और इस देश का भविष्य क्या होगा? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जितने भी फौज में या पैरामिलिट्री में और या सिविल पुलिस में या प्राइमरी के जो मास्टर वगैरह है, ये सब किसानों के परिवार से जाते हैं। आप नहीं देखेंगे कि किसी आईएएस का बच्चा वो सिपाही बनाओ, कोई सिपाही बनाओ सिविल पुलिस में या मिलिट्री में या सीआरपीएफ में या सीआईएसएफ जहां भी सेवाएं दे रहे हैं सैनिक, वो सब किसानों के। और ये सब प्राइमरी स्कूल से ही निकल के गए हुए हैं। तो अगर प्राइमरी स्कूल ही बंद हो जाएगा तो देश किसके सरहदों की सुरक्षा करने वाले या किसी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो फोर्स में सिपाही भर्ती किए जाते हैं या दरोगा भर्ती किए जाते हैं, वो तो उसी प्राइमरी पाठशाला से निकल के आ रहे हैं, फिर वो कहां से आएंगे? बिल्कुल। तो विद्यालय बंद होने से गरीबों किसानों के बच्चों को आगे क्या क्या परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती, मतलब उनके लिए कितना हितकारी, ये तो सरकार को सोचना ही चाहिए था, सरकार ने नहीं सोचा। तो अब जैसे कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां उसका विरोध भी कर रही हैं, क्या लगता है कि पुनः ये विद्यालय खुल पाएंगे? देखिए, विरोध जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। केवल एक भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध सड़क पर उतर के कर दे और उसको विरोध मान लिया जाए तो ये नहीं होगा। ये बड़ा इशू है, बड़ी समस्या है सभी को। इस प्रदेश के अंदर पाठशालाएं बंद की जाएंगी और मधुशालाएं जो है वो 3 गुना खोली जाएंगी। तो ये जो नीति है सरकार की, ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, ये बहुत मतलब सोचने विचार का विषय है। और दूसरी चीज कि इस कदम से निश्चित तौर पे जो किसान के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, जो गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप, आज आप देख रहे हैं किसान मजदूर जिस तरीके से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, किसान जिस तरीके से घाटे की खेती लेकर के कर्ज के बोझ तले आत्महत्या तक को वो गले लगा रहा है, तो वैसे में ये बहुत ही गलत कदम है। और निश्चित तौर पे अगर इसको वापस स्थापित करना है कि ये जो कानून है उसको सरकार वापस ले, तो ये इतनी जिद्दी सरकार है जो केवल अधिकारियों के कहने पे चलती है। जो अधिकारी कहते हैं वही सरकार करती है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ अधिकारी कर रहे हैं, और अधिकारी भी 5%, 95% तो बेचारे आया राम गया राम में है। केवल 5% अधिकारी है, वही पूरी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वही जो इस तरीके के नियम कानून ला रहे हैं। और इसका विरोध जब तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो देश में और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जब तक वो सड़क पे उतर करके इसका विरोध नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इसका ट्रायल किया गया है। तो अगर विरोध नहीं होगा तो निश्चित तौर पे आज ये उत्तर प्रदेश में आया है, फिर इसको रोल मॉडल बना करके ये बिहार ले जाएंगे, कल वो प्रदेशों में हर जगह ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ ले जाएंगे, मध्य प्रदेश ले जाएंगे, झारखंड ले जाएंगे, उत्तराखंड ले जाएंगे, यही हाल होगा। सब जगह ले जाएंगे, महाराष्ट्र ले जाएंगे, कर्नाटक ले जाएंगे, तमिलनाडु ले जाएंगे, उड़ीसा ले जाएंगे। कोई ऐसा स्टेट बचेगा नहीं जहाँ ये छोड़े, ये हर तरफ यही करेंगे। तो पंचायत में किसानों के जो तमाम सारे मुद्दे हैं, उनमें खास मुद्दे क्या होंगे, प्रभावी क्या होंगे, जो 30 तारीख की तैयारियां आपकी हैं? देखिए, जो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है
वो इस समय खाद को लेकर के है कि खाद पूरे प्रदेश में खाद की जो व्यवस्था है बिल्कुल एकदम चरमरा गई है, एकदम लचर है। लेकिन देखिए मशीनरी की चीजें हैं, हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत हो रही हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो, इस वजह से ये आपूर्ति में दिक्कत हो। लेकिन संदेह वहां होता है कि सरकारी समितियों में एक बोरी खाद नहीं है, लेकिन जो कालाबाजारी करने वाले, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले व्यापारी हैं, उनके दुकानों में गजा पड़ा है। वो 2 गुना 3 गुना दाम पे किसान को बेच रहे हैं। किसान अभी 3 गुना दाम पे खरीद करके उस खाद को, उर्वरक को अपने खेतों में डाल देगा, उसके बाद समितियों पे अवेलेबल हो जाएगा। तो उस समय करेगा क्या? क्या जरूरत है? आज जब जरूरत है, जब किल्लत है, उस समय सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार इसीलिए चुन के जनता देती है। और ज्यादातर समितियां तो कूड़े के भाव में पड़ी हुई हैं। सरकार क्या है, बाई द पीपल फॉर द गाय भैंस बांधी जा रही हैं, इस तरह की भी चीजें क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। हाँ, वो चीजें देखिए क्या है कि सरकार वही देख रही है जो अधिकारी दिखा रहे हैं। सरकार को जमीन पे उतर के देखना पड़ेगा। उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर मान लीजिए हम लोग की बात नहीं सुननी कि भाई ये तो किसान यूनियन वाले हैं, तो कम से कम जो उनके पार्टी के लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं कि यहाँ दिक्कतें हैं, उनकी बात सुनो, सुन लें। आप केवल अधिकारियों की सुनोगे, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ बदसलूकी करोगे, उनकी चीजों को नजरअंदाज करोगे, तो ये दिक्कत पैदा करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि एक बड़ा विषय है ये खाद ना मिलना। उसके बाद बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है, वो निश्चित तौर पे हर आदमी उससे प्रभावित होगा, क्योंकि जब व्यापारियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में, निजी हाथों में ये चीज बिजली जाएगी, तो उसका रेट कौन डिसाइड करेगा? सरकार का उस पर क्या कंट्रोल रहेगा? उसकी वजह से रेट इतना हाई होगा कि जो आज किसान घाटे की खेती कर रहा है, आज जो मजदूर वो बिजली बहुत मुश्किल से जला पा रहा है, उस समय निश्चित तौर पर उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपेड सिस्टम यहाँ लागू होने जा रहा है बिजली को लेकर। सरकार कहेगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सरकार ने डीजल पेट्रोल को किया, और डीजल पेट्रोल आप देख रहे होंगे कि 70-75 रुपए के बाद कितनी तेजी से सैकड़ा उसने क्रॉस किया। तो ये सब चीजें हैं जो सरकार सब कुछ अपने हाथ से देती जाएगी, फिर किस बात की सरकार? फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ उद्योगपतियों को, प्राइवेट उसको ही चलना है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी बेच दो, वो भी किसी प्राइवेट आदमी को दे दो कि भाई इसका भी ऑक्शन लगा हुआ है, आप आकर के बोली लगाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप आकर के बोली लगाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। सरकार गुड गवर्नेंस से चलती है, और पब्लिक इसीलिए चुनती है कि ये खराब है, चलो एक बार इनको मौका दे। इनको लोगों ने मौका दिया, लेकिन उस मौके को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बुना पा रहे। उस मौके को 5% अधिकारी बुना पा रहे हैं, और बहुत बुरी तरीके से बुना रहे हैं। और आने वाले दिनों में सरकार में बैठे लोगों को भी समझ में आएगा। तो अभी चर्चाएं बीच में चल रही थी कि किसानों के खिलाफ कई सारी कार्रवाइयां प्रशासन कर रहा है, उनके खिलाफ गलत मुकदमे लगा रहा है, तो इस तरह की बातें हैं। तो देखिए मुकदमे तो लगते आए हैं जी, क्योंकि जब किसी की विचारधारा अंग्रेजों के शासनकाल की रहेगी जी, अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से इस देश को चलाया गया, क्राउन राज जो था, जिसमें कंपनी चलाती थी क्राउन के अधीन, तो उस समय की जो पॉलिसी थी इस देश को चलाने का, इस देश के जो क्रांतिकारी थे, जो आवाज उठाते थे कि हमारा देश आजाद करो, उनको कुचलने के लिए जिस तरीके के नियम कानून लाए जाते थे, फर्जी मुकदमे लिखने, फर्जी इनकाउंटर्स करने, लोगों की जमीन हड़प लेना, इस तरीके के काम जो अंग्रेज करते थे, वही आज काम, मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन वही अधिकारी, फिर मैं कहूंगा कि वही 5% अधिकारी ये करने पे तुले हुए हैं। और उसी का नतीजा था कि मैं आपको बता दूं कि इस प्रयागराज के अंदर स्मैक का बहुत बड़ा कारोबार होता है, और स्मैक के कारोबार पे रोक लगाना सरकार का काम है, खासतौर से पुलिस प्रशासन का और नारकोटिक्स का। हमें उस व्यापार से कोई वो दिक्कत नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, लेकिन वो अगर अफीम यहाँ आएगी, स्मैक यहाँ आएगी इलाहाबाद, और वो जो युवा पीढ़ी है, जैसे यहाँ बहुत से कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है, वही शिकार हो MNIT है, यूनाइटेड है, आपके शंभुनाथ है, मतलब बहुत से कॉलेज है, वो हो गया। प्लस एक जो मजदूर तबका है,
वो सब लोग, जब ये इससे प्रभावित होते जाएंगे, भाई कोई भी बच्चा जब अपने माँ बाप से अलग होता है तो वो निश्चित तौर पे वो कई बार ऐसा होता है कि बिगड़ जाता है संगत की वजह से। तो अगर ये चीजें यहाँ कंट्रोल नहीं रहेंगी, इन चीजों की क्या जरूरत है कि स्मैक इतनी बुरी तरीके से इलाहाबाद के अंदर बिक रही है, उसको हम लोगों ने अपने मंचों से उठाया। गांजा बुरी तरीके से बिकता है, तमाम रोज पुलिस कार्रवाई भी करती है, कहीं 10 कुंटल, कहीं 5 कुंटल, कहीं 2 कुंटल। और भी जो कमियां हैं, एक जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ तेल चोरी का बहुत बड़ा मामला है। तमाम गैम्बलर्स जो है वो जुआ खिलाने का काम करते हैं। तो इन चीजों का हम लोगों ने हमेशा विरोध किया। कोई मार खा गया, वो मार खा के थाने पे गया तो पुलिस ने जो मार खा के गया उसे ही बैठा लिया जी, और जो मारा है उसके यहाँ जाकर के पुलिस चाय पी रही है। तो इस तरीके की, मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग हर चीज जान पाते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संगठन से जुड़ा हुआ है, हाँ, अगर वो हमारे पास आएगा तो निश्चित तौर पर नो डाउट उसकी हम मदद करते हैं। और बहुत से अधिकारी अच्छे भी हैं, सुनते भी हैं बात को। लेकिन इन सब विरोधों को लेकर के, वही जो मैंने बताया कि जो 5% अधिकारी हैं इलाहाबाद में, तो 1-2 ही हैं, ठीक, उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में आप देख रहे होंगे, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, कि विरोध बिल्कुल बंद हो गया है। सही हो तब भी, गलत हो तब भी, पुलिस किसी को पीट के मार देती है, उसमें भी कोई विरोध नहीं। पुलिस किसी के घर पे जाके तोड़ फोड़ कर देती है, उसमें भी विरोध नहीं। किसानों की जमीनों का रोज बैक डेट में 30-30 साल पुराने रजिस्ट्री के पेपर तैयार किए जाते हैं, उसमें हमने डीएम साहब को लेटर भी लिखा था, इसके पहले वाले भी डीएम साहब को लिखा था, कमिश्नर साहब को लिखा, और भी इस तरीके के तमाम मामले हैं। तालाब की जमीनों पे कब्जा हो गया। अभी यहाँ बगल में देवघाट है, वहां पे सरकारी जमीन है, उसको बेच डाले लोग, तमाम लोग। तो इन चीजों का विरोध तो करना हमारा अधिकार है यार, हमारे पास कोई चीज आएगा तो हम विरोध उठाएंगे, करेंगे। तो इन चीजों का जो हम लोग का विरोध पिछले 3 सालों से चल रहा है, उससे जो अधिकारी नाखुश हैं, तो वो विरोध अब आगे बंद हो जाए। इसके वजह से एक षड्यंत्र 1-2 लोगों के द्वारा ये किया गया कि जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं, खासतौर से जो हमारी टीम में एक्टिव हैं, जैसे जिला कार्यकारिणी के कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ मंडल के लोग एक्टिव हैं, हमारे जोन के अध्यक्ष जी भी यहीं से आते हैं, श्री शालिग्राम जी। तो एक योजना बना करके, जैसे जो 15-20 टॉप की जो लीडरशिप है भारतीय किसान यूनियन की, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। वो षड्यंत्र की भी मुझे जानकारी है, जिसमें गैंगस्टर से और हिस्ट्री सीटर से एप्लीकेशनें ली गई, और उस एप्लीकेशन में मतलब जिसकी 10 रुपए की हैसियत नहीं है, उससे 1-1 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शंस के एप्लीकेशंस लिए गए। और एक ये बड़ा षड्यंत्र था। खैर, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, जिनके मामले नॉलेज में ये चीज़ गई संज्ञान में, उन लोगों ने चीज़ों को करेक्ट किया, और वो एक हम ये कहेंगे जो होनी था। देखिए, मुकदमा लगना ना लगना, हमने 2022 में एक यहाँ शोभा पाल थे, एक्सपायर कर गए थे, उनकी जमीन कब्जा हो रही थी, आपको याद है? तो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, और धूमनगंज में हम लोगों ने रोड जाम कर दिया। उसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा, वो मुकदमा जायज था। भाई, हमने सड़क जाम किया, हमने गलती की, हमारे ऊपर मुकदमा लादा गया, ठीक, वो सही है। हम कह रहे जो हम विरोध कर रहे हैं, अब 30 को हम सड़क पे मार्च करेंगे, 30 को महापंचायत करेंगे। अगर लगता है कानून को कि वो गलत है, तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर मुकदमा लिखिए, ठीक। हमने 24 जून पिछले साल जल सत्याग्रह किया, बहुत से मामले उसमें, जो उस समय अधिकारी थे, उन लोगों ने बहुत से मामले निपटाए 3 दिन के अंदर, और मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा पहल था अधिकारियों की तरफ से कि 3 दिन के अंदर बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया। वो गलत था अगर मेरा प्रोटेस्ट करने का तरीका, मेरे साथ हजारों लोग पानी के अंदर थे, तो उसमें मुकदमा होता, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक आप अंग्रेजों की विचारधारा से, अंग्रेज भी क्या करते थे, किसी क्रांतिकारी को उन्होंने क्रांतिकारी माना नहीं, माना विरोधी, उन्होंने सबको आतंकवादी माना कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए आतंकवादी हैं। चाहे वो भगत सिंह रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हो, चाहे राज गुरु रहे हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, कितने खुदीराम बोस रहे हो, कितने गिनाऊं, ठीक।
तो उन सब चीजों से नहीं डरना चाहिए। आज की पुलिस क्या है कि आज की पुलिस, अभी हम लोग जब आंदोलन में थे दिल्ली के, वहां आतंकवादी भी हम लोग को बनाया गया, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने मंच से कहा, खालिस्तानी भी बनाया गया, अमीर किसान भी बताए गए हम लोग, बिल्कुल देश को बांटना चाहते हैं ये भी कहा गया। तो अब यहाँ के का प्रशासन क्या कर रहा है कि अब यहाँ हम लोग को प्रशासन माफिया कह रहा है। अब भाई किसी गरीब की जमीन कब्जा होगी तो निश्चित तौर पे वो हमारे पास आएगा ना, जब प्रशासन नहीं सुनेगा। इसलिए आएगा कि भाई हम लोग प्रशासन में कहते हैं, जो अधिकारी बातों को समझते हैं वो सुनते भी हैं, उनकी मदद हो जाती है। तो अब ऐसे में हम लोग को माफिया बनाना, तो आप बनाओ, वो आपके कलम में ताकत है, आप बनाओगे, हमारे प्रोटेस्ट में ताकत होगा, हमारी लाठी में ताकत होगा, हम उसका विरोध करेंगे। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट के पास का एक मामला है, एक किसान है पाल समाज के, उनकी 5 बिस्वा जमीन है, उसको तमाम यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया कि बेच दो, किसी को होटल बनाना था। एक बड़ा आदमी है यहाँ, प्रधानमंत्री के परिवार से सब आते हैं, तो उन्होंने नहीं बेचा, उसकी जमीन कब्जा हो गई। अब उसमें आप जाओगे कहने, उसमें आप जाओगे बोलने, तो ये कहेंगे कि आप वो माफिया हो। इस तरीके की बहुत लड़ाइयाँ हैं रोज। ये तो एक तरीके की दिनचर्या हो गई है कि रोज किसी न किसी की समस्या को लेकर के उसमें तमाम लोग का विरोध करना पड़ता है। अब एक पार्क है प्रीतम नगर का, आप जानते होंगे, आपने कई बार न्यूज कवर किया। जब मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखाने की बात आई तो प्रशासन के लोग उसको पार्क कब्जा कराने के लिए गए थे जी। भाई वो किसी पार्टी का नेता है, अभी 4000 वोट से हार गया वो चुनाव, उसको लेकर गया, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, सब कुछ है, और एक बार नहीं, एक दिन में 5 बार लेके गया वो इंस्पेक्टर। भाई अगर प्रशासन को कब्जा कराना है, आप पार्क कब्जा करा दो, सड़क कब्जा करा दो, एयरपोर्ट कब्जा करा दो, बस अड्डा कब्जा करा दो, डीएम का ऑफिस कब्जा करा दो, मेरा क्या जा रहा है? मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मेरा तो जा रहा है कि मुझसे जुड़ा हुआ जो किसान है, अगर उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा, उसकी आवाज कहीं दबेगी, तो उस आवाज को उठाने का काम हम करेंगे। इसीलिए हमें संगठन दे रहा है। जिस दिन नहीं कर पाएंगे, जिस दिन हमें लगेगा कि अब हम सक्षम नहीं है, उस दिन इस्तीफा दे देंगे, अपने घर बैठेंगे। लेकिन जब तक है दम तब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक संगठन में है तब तक विरोध करते रहेंगे। कि ये मुकदमा होना ना होना, ये सब चीजें लगा रहता है। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, खुद राकेश जी 45-46 बार जेल जा चुके हैं। तो ये जेल यात्राएं तो अब शुरू होगी तो चलती रहेगी। प्रशासन सोचे कि उस डर से आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम नहीं रहेंगे, कोई दूसरा उस झंडे को उठाएगा। जो क्रांति की मसाल हम लोगों ने जला रखी है, कम से कम आज इलाहाबाद उसके आसपास के जिलों में ये तो है कि यहाँ एक किसान यूनियन की क्रांति जल रही है। वहां आप जाओगे, कोई नहीं सुन रहा, सुनवाई होगी, संगठन सुनेगा। संगठन तो अनुज सिंह नहीं रहेगा, कोई दूसरा रहेगा। ये तो 35 साल से चल रहा है। मैं तो पिछले 15 साल से हूँ, 4-5 साल से ज्यादा एक्टिव हूँ। तो मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाद कोई दूसरा रहेगा। अनुज नहीं आएगा, कोई अवधेश आएगा, कोई राकेश आएगा, कोई सौरभ आएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई ले लेगा। किसी के बिन दुनिया थोड़े खाली रहती है। धरती पे तमाम वीर पड़े हुए हैं, एक से एक महान हुए और एक से एक महान चले गए। ये अन्ना पशु वाला जो मामला है, ये तो जैसे कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। देखिए, अन्ना पशु क्या है कि अन्ना पशु पे जो सरकार की योजनाएं हैं वो ठीक है कि गांव-गांव आप हर 2-4 गांव का जोड़ करके एक पशु के लिए बाड़ा बना दिया जाता है। बट उसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ है। क्योंकि जब उसका निर्माण होता है उस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए, खासतौर से जो वहां के अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे कोई नहीं है तो थाने के इंस्पेक्टर को ही आप लगा दो। मतलब किसी न किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इसकी गुणवत्ता, इसका मानक कोई चेक करता रहे। किसी विभाग के जेई को लगा दो, किसी को भी आप लगा दो। जब आप अपॉइंट कर देंगे तो उसकी व्यवस्था अच्छी बनेगी। हम कह रहे कहीं 5 लाख लगा करके आप बना रहे हैं तो उसको आप 10 लाख लगा करके बनाओ, लेकिन व्यवस्था ऐसी दो कि जानवर उसके अंदर जाए। जानवर जाते हैं, आप विश्वास नहीं मारेंगे, शंकरगढ़ में बना हुआ है और भी जगह पे, मतलब पशु मर जाते हैं, 10-10 दिन कोई उठाने वाला नहीं रहता है, प्यास से मर जाते हैं, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। और जब वो मरते हैं, जब सड़ते हैं, उस बदबू से, उस गंध से और बेचारे कितने बीमार होकर मर जाते हैं। तो आप उनको व्यवस्था दे रहे हो हटा करके या काला पानी की सजा दे रहे हो? तो ये जो बाड़े बन रहे हैं, सरकार की नीयत तो अच्छी थी इसको बनाने के प्रति, लेकिन जो उसका परिणाम, उसके जो संचालक है
उसकी जो व्यवस्था है जी, जी। वो गड़बड़ है, जिसकी गड़बड़ वजह से है। उन जानवरों को काले पानी की सजा वहां मिलती है और वो वहां मर जाते हैं उस बुरी हिसाब तरीके से तड़प अगर तड़प देखा के। जाए तो आजाद ही जैसे ठीक मैं है। आपको बता दूं कि 2022 में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था 10 अक्टूबर को। उसी दिन मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी का देहांत भी हुआ था। तो उसी दिन हम लोग सुबह सुबह गए थे, हम लोगों ने कमिश्नरी का घेराव किया था पहली बार, कम से कम 5-7 सालों बाद। उसमें कमिश्नर साहब ने कहा था कि हम 2 बड़ी गौशालाएं बनवा रहे हैं, एक शंकरगढ़ में, एक कहीं और पे। वो शंकरगढ़ की जो गौशाला थी 12 क्षेत्र में कहीं बननी थी, उसके लिए जमीन चिन्हित हो गया, थोड़ा बहुत उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो गया। उसके बाद अब वो 3 साल हो गया, 3 सालों से वो पड़ा हुआ है। 3 साल क्या, 4 साल हो जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा तो कोई सुधार नहीं। कुछ हो ही नहीं था, पता ही नहीं चला कि उसको गौशाला का क्या तो हुआ। ऐसी तो अनगिनत गौशालाएं हैं जो केवल गौशालाओं के नाम से वो जगह है, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं। है नहीं और है भी तो है नहीं तो उसकी जांच कराने के लिए हम थोड़े बैठे हैं। जी जी, उसकी उसको तो जांच सरकार ही करना सरकार चाहिए, को सरकार कराना को करना चाहिए। चाहिए। सरकार ने उसके लिए पैसा तो पैसे दिया भी ना, आते हैं। सरकार ने पैसे दिए, उसका भूसे का आता है, सब कुछ जी। तो आता है। वो कहाँ जाता है, इस तो वो सरकार कहाँ का काम जाता है। तो ये बहुत दिक्कत का विषय है और इससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि वो किसान साथी जो अपने जानवरों को, जब वो दूध लगना बंद हो जाती है और उसको हाँक देते हैं, वो ऐसा ना करें। पशु है, अगर आपकी वो 6-8 महीना दूध दे करके सेवा कर रही है, आपको अमृत पिला रही है, तो निश्चित तौर पे रखना चाहिए। आप मेरे यहाँ जाइए, मेरे पास भी गौशाला है, ठीक है, और हम लोग उसी में लगे रहते हैं। और चाहे वो बछिया हो चाहे बछवा हो, सबका समान रूप से सेवा होता है, सब उसमें रहते हैं। ना तो हमें सरकार किसी योजना की जरूरत है ना कुछ, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है भाई। जितना आप पशुओं के बीच समय देंगे तो वो आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, बहुत चीजों से जुड़ा हुआ है। तो मतलब लोगों को भी उस पर थोड़ा सा जागरूकता फैलानी पड़ेगी और सरकार को इस पे कड़े कदम लेने होंगे कि वो जहाँ गौशालाएं बनी उनकी आज क्या स्थिति है, उसमें जानवर क्यों नहीं है, उसमें मवेशी क्यों मर रहे हैं, इस पे सरकार को ठोस कदम लेने हैं। क्योंकि लाखों रुपए प्रति माह उसके लिए बताया जाता है कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं के लिए आता है। तो अगर व्यवस्था में खर्च नहीं हो रहे तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? फिर वो पैसे अधिकारी और जो वहाँ के संचालक हैं वो डका रहे। सीधी सी बात तो कह रहा हूँ कि वो पैसा तो इस पर सरकार को लोगों के जेब में चला जा रहा है। वो पैसा, जिस पैसे से चारा गौ माता के पेट में जाना चाहिए, नंदी के पेट में जाना चाहिए, वो पैसा लोगों के पॉकेट में जा रहा है। कौन पॉकेट? एक तो जो अधिकारी है वहाँ, और दूसरा जो वहाँ का संचालक। इस पे सरकार को एक जांच करनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए, तब जाके इसमें सुधार आएगा। क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है अन्नप्रति। इस समस्या से तो देखा जा रहा है कि जमुना के उस पार का जो क्षेत्र है वहां पे तार के घेरे बना लेते हैं सभी अपने अपने खेतों में। चारों तरफ कोई भी खेत ऐसे नहीं मिलेगा जो तार के घेरे ना बनाए हो, बाड़े ना बनाए हो, कि उसमें जानवर ना जाने पाए। मतलब व्यक्तिगत खर्च करके लोग उससे बचने के लिए ये उपाय ढूंढे हैं, क्योंकि सरकार से भरोसा तो उठ चुका है लोगों का कि जानवर तो यहीं छोड़ देंगे ला करके। फेंसिंग कराई जा रही है। लेकिन अब देखिए किसान इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि किसी के पास 1 बीघा 10 बिस्सा और 2 बीघा खेत है। लेकिन मजबूरी में लोग ये कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। कोई साड़ी बांध के कर रहा है, कोई रस्सी बांध के कर रहा है, जाल लगा रहे हैं, कोई बांस गाड़ के कर रहा है, कोई जाल लगा के कर रहा है, वो भी तोड़ फोड़ देते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में मवेशी वहां पर। इसमें सरकार को कुछ न कुछ ठोस कदम लेने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हाँ, तारबंदी वगैरह, क्योंकि हर खेतों का संभव भी नहीं है कि तारबंदी हो सके। बिल्कुल भाई जो सामर्थ्यवान है वो तो करवा लेंगे, लेकिन हम लोग बात उसकी कर रहे हैं, लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं। नहरों का आप देखेंगे, शंकरगढ़ में नहर है 27 से चालू होगी, और धान के आप देख रहे होंगे हर जगह लग गया था, हर जगह लग गया। शंकरगढ़ में भी 27 को नहर शुरू होगी। नहर की बात अगर देखा जाए तो अपने प्रयागराज में ये मकनपुर की जो नहर है, ये तो लगता है कि बेफिजूल ही नहर बनी हुई है। जब लोगों को, किसानों को, देखिए वो अभी वो नहर चल रही है, ठीक, लेकिन पानी टेल एंड से आधे तक आता है, आधे के बाद नहीं आता पानी। और यहाँ पानी कब आएगा? जब यहाँ के लोग सब खेती कर चुके होंगे, पानी की आवश्यकता नहीं होगा। उस समय इतना पानी छोड़ते हैं कि ओवरफ्लो होता है, खेतों में 4-4, 5-5 फीट पानी रहता है, उनका धान भी डूब गया।
अगर मटर लगाएंगे अभी सर्दी में तो हाँ, मटर डूब जाएगा, डूब गेहूं डूब जाएगी। जाएगा, पूरी फसल तो चौपट ऐसे ही होती है वक्त साल में यहाँ भर पर में। पानी देखने को हाँ, मिलता है ऐसे ही साल में आता 2 है। बार, ये कि जब व्यवस्था फसल है बर्बाद सरकार करना की, होता है। ये सरकार की तो व्यवस्था इसको है। लेकर के क्षेत्र के किसान कई बार विरोध भी किए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई शासन द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा किया नहीं किसान जा रहा देखिए है। विरोध करता है, 100 समस्याएं लेके जाता है, प्रशासन एक करता है दिखाने के लिए कि हमने कर और दिया। उसकी सफाई के लिए हर साल बजट पास होता है, सफाई भी दिखाई जाती है। देखिए नहरों का क्या है कि नहरों में सफाई के नाम पे बड़ा घोटाला होता है। जी अब कि जब से जेसीबी मशीनें चल गई तब से कुछ नहीं करते हैं। जब नहर इनको चलाना होगा जी। उससे मात्र 2-3 दिन पहले ये जेसीबी मशीन अंदर दौड़ा करके घास थोड़ा बहुत अपना वो करके वीडियो खिंचा करके पैसा पास करा पास लेंगे। करा लेते हैं। उसके 2 दिन बाद ये पानी खोल देंगे, सब सबूत मिट गए। सब भाई हमने बराबर हो साफ गया। कराई थी, पानी चल गया, फिर से कचरा आ फिर से गया। कचरा। तो ये दिक्कतें हैं इसमें। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं उनको थोड़ा गंभीरता लेनी पड़ेगी और इन चीजों को देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मॉनिटरिंग के कुछ होता नहीं। तो इस बार क्या रूप होगा कार्यक्रम का, जो महापंचायत होने वाली, कितनी बड़ी संख्या में लोग किसान यहाँ पर आएंगे और कहाँ से कहाँ का मूवमेंट रहेगा? देखिए संख्या के बारे में तो हम कोई अनुमान नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग की जो तैयारी है वो 50,000 किसानों की है। हमने जो तैयारी की है वो 50,000 का है। मेरी डायरी रखी हुई है, उसमें पूरा डिटेल है। अब कितने लोग आते हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम है और भी, लेकिन हाँ लोग आएंगे और इतना आएंगे। इलाहाबाद में उस तरीके की कोई पंचायत और कोई मीटिंग नहीं हुई कि चाहे प्रधानमंत्री आए हों चाहे मुख्यमंत्री आए हों, इतनी बड़ी मीटिंग करके दिखाएंगे इस बार। और लोगों के अंदर उत्साह है खासा, क्योंकि इस बार हमने जो तैयारी की वो ब्लॉक स्तर पे नहीं की। इस बार जो हमने तैयारी की वो ग्राम स्तर पे की। हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, वो 23 ब्लॉक इलाहाबाद में है, 13 ब्लॉक फतेहपुर में है, 9 ब्लॉक 8 ब्लॉक जो आपका यहाँ है कौसाम्बी में, प्रतापगढ़ हो गया। तो ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गया कि जिन गांव में संगठन है वो वहां निकल रहे हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो देख रहे होंगे कि पर डे की एक्टिविटी है, 50 की संख्या में टीम बनी हुई है, लगी हुई है, जो गांव जाकर के पंचायतें कर रही हैं। और जैसे प्रयागराज मंडल में आपको दिख रहा है, ठीक ऐसे ही लखनऊ मंडल में है, ठीक ऐसे ही देवीपाटन मंडल में है, और ठीक ऐसे ही कार्यक्रम अयोध्या मंडल में चल रहे हैं। क्योंकि जो मध्य का जोन है, जो मध्य क्षेत्र है, इस पूरे मध्य क्षेत्र की पंचायत है। और किसानों के अंदर एक जो गुस्सा है, उसकी हुंकार की जो गड़गड़ाहट है, वो निश्चित तौर पे लखनऊ नहीं दिल्ली तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इतनी बड़ी पंचायत करेंगे और पंचायत जो है वो समस्याओं के समाधान तक ये चलेगी पंचायत। ये ऐसा नहीं कि एक दिवसीय है कि खत्म हो जाएगी, ये पंचायत चलेगी। और शाम को जितने समय टिकैत साहब का भाषण हो जाएगा, उनका उद्बोधन हो जाएगा, उसके बाद एक मार्च करेंगे हम लोग। हाँ, और मार्च करके पुनः आकर के फिर वो अनिश्चितकालीन धरना वहाँ हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, अब वो मार्च कहाँ होगा, कैसे होगा, ये चूंकि स्ट्रेटजी का पार्ट, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन मीटिंग अच्छी करेंगे, पंचायत अच्छी करेंगे। और इस बार हमने देखा कि पिछले 3-4 वर्षों में इस बार किसानों के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर, पदाधिकारियों के अंदर बहुत उत्साह है। मतलब डेली एक टीम जो है वो 10-10, 12-12, 15-15 गांव में जाकर के मीटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। तो मीटिंग अच्छी होगी, ऐतिहासिक होगी, और निश्चित तौर पे सरकारों के कान तक हम लोग बात पहुंचाने में सफल होंगे। और जो अन्नदाता की दिक्कत है, जो युवाओं की दिक्कत है, जो मजदूरों की दिक्कत है, जो आम जनता की दिक्कत है, वो किसान सरकार की कान तक पहुंचाने में सफल होगा और उन चीज़ों पे सरकार संज्ञान लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने किसानों को इन बातों से रूबरू कराया कि किस तरह की तैयारियां हो रही है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के लड़ाई लड़ना भी जरूरी है और समस्याओं का समाधान कराना भी जरूरी है। उसको लेकर के अब जो ये पंचायत होने वाली है, ये भी ऐतिहासिक ही होने वाली है। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां संगठन के द्वारा की जा रही है। जो ग्राउंड के लेवल की समस्याएं होती है वो अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाती, सरकार तक पहुंच नहीं पाती, वो पेंडिंग ही पड़ी रहती। तो उन्हीं बातों को लेकर के, उन्हीं समस्याओं को लेकर के अब संगठन ने स्टैंड लिया है और 30 तारीख को जो महापंचायत प्रयागराज में रखी गई है, अन्नदाता हुंकार महापंचायत, उसमें एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा रूप देखने को मिलेगा आम जनमानस के हक में, आम जनमानस की मांग को लेकर के। तो
आप लोग संगठन से जुड़े रहिए और संगठन के मूवमेंट को लगातार बढ़ाने में आप भी सहयोग कीजिए। जो भी संगठन के कार्यकर्ता किसान लोग हैं वो संगठन को मजबूत करने का प्रयास करिए और 30 तारीख को बड़ी संख्या में आप लोग भी अपना सहयोग संगठन को दीजिए। और जो विद्यालय का मामला है, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मामला है हर क्षेत्र के लिए, तो उसमें भी आप लोग सहयोग कीजिए और इस मूवमेंट में अपना अपना योगदान देकर इसको सफल बनाने का काम कीजिए। तो अभी हम इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए अनुज सिंह जी के साथ बैठे हुए थे, जो युवा प्रदेश प्रभारी जी हैं, तो इनसे जानकारी आप लोगों को मिली और आप लोग भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। तो अभी के लिए इतना ही। तो ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सच के साथ जनता की आवाज़। धन्यवाद।